हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 13, जो कि 24 सितंबर 2023 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही कंडक्ट हुआ था। पेपर का ही बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सबको विशेष धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी मनीष सर और शैलेंद्र सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन किया। थैंक यू मनीष और शैलेंद्र सर, नाइस एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद ये मिशन नीट 2024 आप देख सकते हैं, हमारे डायरेक्टर सर का लोगो। और ये आप देख सकते हैं 10 का दम का सेशन, ठीक। और ये बायोलॉजी बाय विक्रम सर, दैट इज बाय मी। और यहाँ पर लिखा कॉन्टिन्यूअस बेबी रिंग। अब कुछ नहीं बच्चों, आज के सवाल काफ़ी अच्छे हो सकता है, मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाऊँ। अब ये कॉन्टिन्यू बेबी रिंग कैम्बियम फॉर्म्ड इन, कुछ नहीं। आपको मालूम था कि रूट की जब आप बात करते थे रूट की, तो यहाँ पर ये ऐसे, ठीक। मैं इसको मान रहा हूँ जाइलम और ये लाल वाले को मान रहा हूँ फ्लोएम। तो बच्चों, जब आपने जो आपकी बुक में डायग्राम बना है डाइकॉट रूट का जो डायग्राम बना है कि उन्होंने बोला है कि अल्टरनेट रेडियाई पर जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो इसमें कहीं पर भी प्राइमरी कैम्बियम नहीं है, ठीक। प्राइमरी कैम्बियम नहीं है, तो इसका मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तो वो सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो बनेगा कैम्बियम वो सेकेंडरी ही होगा। इसीलिए आपकी बुक पे लिखा है कि इन डाइकॉट रूट जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। एक सवाल तो यही बन गया, जब जो चीज़ सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनेगी वो सेकेंडरी ही मानी जाएगी, तो उसमें केवल सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। तो बच्चों, होता क्या है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होना होता है तो यहाँ आपकी पेरिसाइकिल की सेल होती है ढेर सारी यहाँ पर। अब पेरिसाइकिल की सेल पैनकाइमेटस नेचर की होती हैं। अब ये पैनकाइमेटस नेचर की होती है और ये मेस्टेमेटिक हो जाती है। तो यहाँ से देखिए ये ग्रोथ होना शुरू होता है ऐसे, ठीक। और ऐसे ऐसे एडजेसेंट पेरिसाइकिल से ये ऐड होता जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से कैम्बियम रिंग बनती है। तो आप ध्यान से देखिए कि जो कैम्बियम रिंग बनी है वो आपको सर्कुलर दिख रही है कि वेवी दिख रही है, यही है आपका क्वेश्चन। तो इनिशियली ये वेवी होता है और फिर धीरे 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 करके ये सर्कुलर हो जाता है। और जैसे सर्कुलर होगा तो कैम्बियम रिंग बन जाती है, और कैम्बियम रिंग बन जाती है तो आगे की घटनाएं वही होती हैं जो डाइकॉट सिस्टम में आपने पढ़ा था कि अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है, बाहर की तरफ कम एक्टिव होता है। तो आपका क्वेश्चन बस यहीं से था, ये कॉन्टिन्यूअस वेवी रिंग क्यों कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ हुआ तो ये बगल वाले से जुड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे एडजेसेंट मेडुलरी रेट जुड़ती है तो पूरा का पूरा इंटरफेसियल कैम्बियम डाइकॉट सिस्टम में बनता था, तो यहाँ से ये जुड़ता चला जाएगा, इसलिए कॉन्टिन्यूअस बनता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो डाइकॉट रूट का ये आंसर सेकेंड। अब देखिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय, इसमें कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए। आपकी बुक में लिखा है चाहे अर्ली ब्लाइट हो चाहे आपकी बुक में लिखा है बच्चों कि चाहे लेट ब्लाइट हो चाहे अर्ली ब्लाइट, दोनों ही फंगस से होता है। लेकिन याद रखिए जो अर्ली ब्लाइट होता है इसमें दो प्रकार के ब्लाइट थे, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ठीक। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये दोनों के दोनों फंगस से होते हैं, आपकी बुक की लाइन है। लेकिन ये अर्ली ब्लाइट जो होता है वो अल्टरनेरिया की स्पीसीज से होता है और लेट ब्लाइट वाला फाइटोप्थोरा की स्पीसीज से होता है। तो ये दोनों ही फंगस होते हैं, दैट इज फंगस, आंसर थर्ड। अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये डायग्राम आपको पहचानना आना चाहिए। ये डायग्राम क्या था, ये था मेजल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट। मेजल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में N14 और N15 लिया था और एक कंपाउंड लिया था सीजियम क्लोराइड। इतना काम इन्होंने किया था। इस पे किस पे किया था, ई कोलाई पे। लेकिन बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया था, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ठीक। तो हर्शे चेस इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि हर्शे चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और इनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये बात पता चल गई थी, दिस अनविकीवोकल प्रूफ विदाउट एनी कन्फ्यूजन, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, तो इनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक। ये ई कोलाई संबंध है क्योंकि ई कोलाई पे तो किया ही गया था। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेमी का, क्यों, देखिए यहाँ पर N15
N15 आप ले रहे हैं, चूंकि ये हैवी है, और फिर जब मीडियम चेंज किया गया N14 में, तो जो करंट न्यूट्रिशन जिस सोर्स ऑफ नाइट्रोजन का मिलता है उसके स्ट्रैंड आने लगे। लेकिन 2 स्ट्रैंड पहले थे, 2 स्ट्रैंड अभी भी, मतलब आधा कंजर्व रहा। फिर देखिए 2 लाल 2, अब देखिए 2 लाल फिर कंजर्व रहा, और 2 हरे वाले फिर ऐड होते गए। तो ये दिखा रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और हैवी आइसोटोप था N14 में, फिर ये रेडियो आइसोटोप नहीं था। तो बी सी डी, यार आपका आंसर सेकेंड। अब देखिए बड़े दुख की बात है बच्चों की आप लोग डायग्राम भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन आपकी बुक पे जहाँ दिया, ये आपकी हाइड्रॉक्स सेक्शन दिया हुआ, तो हाइड्रॉक्स सेक्शन में कई सारे स्टेप थे। फ्री फ्लोटिंग था, रूटेड सबमर्ज था, रीड सर्म था, मार्स मीडो था, उसके बाद स्क्रब, फिर आपका ट्री। तो स्क्रब वाला ये स्टेज है, ठीक है। तो ये स्क्रब स्टेज है, ये क्लाइमेक्स फॉरेस्ट नहीं है भाई, ठीक है। तो ये स्क्रब स्टेज है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करना कुछ इस तरीके से था। आपको मालूम है दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करता है उसमें क्लोरोफिल ए जरूर होगा, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो चाहे एल्गी हो। लेकिन जब आप लोग एल्गी में आते हो बच्चों, तो क्लोरोफिल ए भी मिलता है आपको क्लोरोफाइसी में, ए सी मिलता है फियोफाइसी में, ए डी मिलता है रोडोफाइसी में, और जितने भी उसके आगे के हाई प्लांट हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिनमें, उसमें क्लोरोफिल ए भी मिलता है। तो बच्चों अगर आप क्लोरोफिल बी लेके चलोगे, ठीक है, तो आपके ये दोनों क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी छूट जाएंगे। डी लेके चलोगे तो ये तीनों छूट जाएंगे, और अगर आप केवल मान लीजिए सी लेके चलोगे तो बी और डी छूट जाएगा। तो कुल मिला के हमें कुछ इस तरह से अप्रोच करना है कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है वो सारे के सारे अंडर कंसीडर। क्वेश्चन क्लोरोफिल के टाइप से नहीं है, क्लोरोफिल होने से है। टाइप कोई भी हो, लिखा क्लोरोफिल बियरिंग और मतलब क्लोरोफिल कोई भी हो, तो हमारा आंसर निकलेगा क्लोरोफिल ए के अप्रोच से। अब देखिए सबसे पहले यहाँ दिख रहा है एनाबीना, ये सियानोबैक्टीरिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास गिनीलगी है, वॉलवॉक्स भी गिनीलगी है, क्लोरोफिल ए बी, फ्यूकस आपकी ए सी। उसके बाद देखिए मस्टर्ड आपका जेंजियोस्पर्म है, ए बी है, यूकेलिप्टस बिंज और एक्टोकार्पस जो है आपका फियोफाइसी है। तो बच्चों आप देख सकते हैं अगर आप क्लोरोफिल ए बी ए सी डी लेके चलेंगे तो आपका आंसर नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म से आपका क्वेश्चन है। इससे नहीं मतलब है क्लोरोफिल किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्लोरोफिल ए लेके चलना था, तो यहाँ पर हमें 7 दिखाई दे रहा है, दैट इज आंसर फर्स्ट। बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे डायरेक्टर सर का ही मुझसे, जब उन्होंने मुझे पढ़ाया था तो सवाल उनका पूछा हुआ था क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म को। अब मान लीजिए क्वेश्चन को चेंज किया जाए तो क्लोरोफिल बेरिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल बेरिंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चंस की इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, बस ध्यान रखिए कि क्वेश्चन के सेंटेंस में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के सेंटेंस में क्या पूछा गया है, बस ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। तो बच्चों ये उन्हीं का पूछा हुआ सवाल था मुझसे, आज से कई साल पहले जब उन क्लास में पढ़ाते थे पूछते थे, कोई एक कैरेक्टर लेते तो एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्लोरोफिल ए से आपको अप्रोच करना था। तो ये 3 और 3 6 7 फर्स्ट आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, आपको मालूम है कि जब आप मियोसिस की बात करते हो तो एक मियोसिस 1 होती है और एक मियोसिस सेकेंड होती है। ये नॉर्मल माइटोसिस की तरह होती है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। और इसमें आपके प्रोफेज वन जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें फर्दर 5 इवेंट लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोफिन, डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस में आपकी डेड ऑफ सेल, ठीक है, डाइकाइनेसिस हो गई। उसके बाद आता है इसमें माइटोसिस 1, मियोसिस 1 में भी साइटोकाइनेसिस होती है और मियोसिस 2 में भी साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक। अब देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सा टर्म आपका मियोसिस 1 से संबंधित नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ये नहीं होता भैया, ये होता है एनाफेज सेकेंड में। एनाफेज सेकेंड मतलब मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस 1 के जो एनाफेज 1 में होता है वो सेपरेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज 1 मियोसिस 1। अब देखिए साइनेप्सिस होगा लेप्टोटिन मतलब प्रोफेज 1, साइटोकाइनेसिस दोनों में होता है, कोई शक नहीं। रिकम्बिनेशन ही आपका क्रॉसिंग ओवर से संबंधित है, और क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन स्टेज, दैट इज प्रोफेज 1। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोफियर जो सेंट्रोमियर एनाफेज 2, दैट इज मियोसिस 2, और साइटोकाइनेसिस दोनों में कॉमन है, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये सवाल गलत क्यों हुआ है आप लोग का, क्योंकि आप लोगों ने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। अब देखिए जो आप पढ़ते हो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कभी आपने इसका मतलब जानने का प्रयास किया कि है क्या चीज़।
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एक मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जिनके फंक्शंस वेल कोऑर्डिनेटेड होंगे। अब ये मेम्ब्रेन क्या है भैया, ये तो सेल है, सेल एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता, उसके अंदर कुछ एंडो चीज़ें होती हैं। अब ये एंडो क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड रहते हैं। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके फंक्शंस आपस में वेल कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब एक मेम्ब्रेन के भी अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम आपका बन जाए। तो द फाउंड बाय दो ऑर्गेनेल हुज फंक्शंस आर वेल कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही है। और कहते हैं ये किसके किससे बनता है, ईआर, गोलिकाओन, लाइसोम, वैक्यूल, ठीक, ये दोनों सही है। मतलब 1/3 क्या है, सही है। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, 1/3 सही है, लेकिन आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसलिए आंसर आपका सेकेंड। इसमें माइक्रोबाडी और पैराक्सीम नहीं आते भाई। बात को समझिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब विद इन मेम्ब्रेन एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो, ठीक है, मतलब किसी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर दैट इज सेल के अंदर कोई सिस्टम डेवलप हो। सिस्टम में मोर देन वन चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, और ये पार्टिसिपेट करने वाली चीज़ें यही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबाडी और पैराक्सीम। आंसर सेकेंड। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं लिखा है, लायन ईटिंग ए डियर एंड स्पैरो फीडिंग ऑन गेंस आर इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखिए, जब कोई शेर को अगर मैं आपका सेकेंडरी कंज्यूमर मानूं तो ये किसी डियर को या कैटल्स को खा सकता है, कैटल्स को भी खा सकता है नो डाउट, ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, डियर आपकी प्राइमरी कंज्यूमर है। और जब कोई आपकी स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर हुई और किसी ग्रेन को खाती है, तो अब ध्यान देखिए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन ये दोनों कंज्यूमर हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा, बीइंग कंज्यूमर, यहाँ इनकी डिग्री मेंशन नहीं की गई, इनका ट्रॉफिक लेवल मेंशन नहीं किया गया है। तो अब 50-50 का चक्कर आ गया, ये हम इसे सही माने कि गलत, क्योंकि इन्होंने सेकेंडरी और प्राइमरी का कोई मेंशन तो किया नहीं है। तो चलो अभी इसको रहने देते हैं। प्रेडेटर, स्टारफिश, पिजस्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को ये रिड्यूस करता है प्रे में, इसलिए भैया ये सही है। अब प्रेडेटर अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ, नहीं, ये आपकी नेचर में, अब देखिए नेचर में कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन सारे कार्निवोरस एनिमल सारे के सारे हार्बिवोर्स को खा जाएं, और ऐसा होता तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। अब अगर शेर सारे हिरन को मारे खा जाए तो उसके खाने के लिए कुछ दिन बाद बचेगा नहीं, तो वो खुद खत्म हो जाएगा। आपकी बुक पे जो लाइन लिखी है बच्चों की, इफ प्रेडेटर इज टू इफिशिएंट, अगर ऐसा हो नेचर में कि प्रेडेटर बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो जाए, बहुत तेज़ी से भक्षण करने लगे, मारे खाने लगे, तो क्या होगा कि खाते खाते प्रे खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली उसके पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, तो खुद मर जाएगा। लेकिन नेचर में अपने चारों तरफ आप देखिए, कभी किसी इकोसिस्टम में आपने नहीं सुना होगा कि हिरन सारी खत्म हो गई तो शेर मर गया, ऐसा नहीं होता। नेचुरल चीज़ें ये नहीं होती, ये कंडीशन बताई गई कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, नेचुरल चीज़ ये नहीं होती, इसलिए सेंटेंस को गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता नेचुरली। अब देखा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स से निकोटिन, स्ट्राइकिन, ये आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं थे, ये पौधा अपने डेवलप करता है इस केमिकल को किससे बचाने के लिए, ग्रेजर और ब्राउजर से बचने के लिए। एक तरह का ये डिफेंस है भाई, केमिकल डिफेंस, ग्रेजर और ब्राउजर से बचाने के लिए करता है, केमिकल डिफेंस है। अब देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, ठीक, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। अब ध्यान देखिए, हमारे 3 ऑप्शन चले गए, बचा एक ऑप्शन। पहले वाले में था 50-50 कि हम उसकी डिग्री को माने या ना माने। अगर आप इसकी डिग्री को अंडर कंसीडर करेंगे तो पहला भी गलत मान लिया जाए, तो पहला गलत मान लेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक, तो इसके लिए हमें इसको सही मानना होगा। क्यों, कंज्यूमर तो ये दोनों ही हैं, इसलिए आंसर विल फोर्थ। तो कभी कभी बच्चों कुछ चीज़ें आपकी ऑप्शन के हिसाब से सेट की जाती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इनकी डिग्री को अंडर कंसीडर करोगे तो ये ऑप्शन सही नहीं है पहला वाला, लेकिन कंज्यूमर हैं इकोलॉजिकली नेचर में, ठीक, और चूंकि आंसर नहीं आएगा इसलिए इसका आंसर फोर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका आंसर। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए भाई कि ये डायग्राम किसका है, स्क्रबर का। स्क्रबर किसके लिए था, मेनली गैसियस एयर पोल्यूटेंट के लिए था, गैसियस एयर, उसमें भी कौन, CO2 को, इसका मतलब ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है, सही है, ठीक, और स्क्रबर तो ये है ही, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होते। ये जो आपका दिख रहा है ये स्प्रे ऑफ लाइम है, स्प्रे ऑफ लाइम या वाटर है, ठीक, तो इसमें एलिमेंट नहीं, और यही आपका गलत है, आंसर थर्ड, ठीक है। तो ये स्क्रबर है, गैसेस एयर पोल्यूटेंट के लिए था, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, इसलिए यूज इन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन स्क्रबर है। आप देखिए,
अब लिखा इन डाउन सिंड्रोम पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम की, बिल्कुल सही है। इसके अलावा 2-3 कैरेक्टरिस्टिक और थे कि भैया ये तो साइकोमोटर था, ठीक, ये साइकोमोटर था और मेंटल रिटार्डेशन इसमें हो जाती थी, ठीक। ये डाउन सिंड्रोम की बात है। अब कह रहे हैं डाउन सिंड्रोम, इसका सेंटेंस सही है। डाउन सिंड्रोम में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, अब देखिए कुछ नहीं, अगर मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूं, डाउन सिंड्रोम, तो जब आप डाउन सिंड्रोम बनाओगे तो दैट इज 44 ऑटोसोम प्लस XY अगर मेल लड़का है तो, और अगर 45 AA प्लस XX अगर हम फीमेल चाइल्ड माने, ठीक, क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मीन्स 2n+1, ठीक। अब अगर मैं क्लाइनफेल्टर की बात करूं, क्लाइनफेल्टर की बात करूं तो इसमें क्या ये सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी है, तो 44AA प्लस XXY इसमें एक्स्ट्रा X और ये मेल की प्रॉब्लम है। अब ध्यान देखिए दोनों में क्रोमोसोम 47 है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑटोसोम दोनों में सेम नहीं है। उसमें 45 में 44 है और सेक्स कॉम्प्लीमेंट भी सेम नहीं है, उसमें एक X कम है, इसमें X ज़्यादा है, ठीक। और ये मेल में है, वो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है क्योंकि ऑटोसोम तो सेम रहता है। बात को समझिए। तो क्वेश्चन का सेंटेंस देखिए, इन डाउन सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, ये सेंटेंस सही है। अगर लिखा होता नंबर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम सेम तो गलत हो जाता, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स कॉम्प्लीमेंट सेम तो भी गलत हो जाता। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको क्या सेंटेंस, इसलिए सवाल को प्रॉपरली रीड करिए। आज आप देख सकते हैं कि आप प्रॉपरली डायग्राम नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक। तो ये दोनों सेंटेंस सही है। तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और जिस दिन पेपर हो कोशिश करिए कि 24 घंटे का एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपका टेस्ट पेपर वो पूरा हो जाना चाहिए। बात को समझिए, क्योंकि अब लगातार टेस्ट की इंटेंसिटी हमारे इंस्टीट्यूट में बढ़ेगी, आपको बहुत सारे फोर्थ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो टेस्ट की एक लक्ष्य बनाइए कि 24 घंटे में इस पेपर के सारे सवाल को चारों ऑप्शंस के प्रॉपरली एक्सप्लेन के साथ आपको खत्म करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।